वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री को। अब हम लोग यहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री के सीरीज को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हमें मेडाइवल हिस्ट्री को भी देखना है। हमारे सिलेबस में ये भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो सब बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखेंगे, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर जो है ये किससे संबंधित है? तो भास्कर असम का वर्मन राजवंश से संबंधित है। भास्कर किससे संबंधित है? असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है भास्कर। अलबिरूनी किसका समकालीन था? अलबिरूनी जो था ये किसका समकालीन था? तो ये महमूद गजनवी का या फिर महमूद गजनी का समकालीन था। मध्य एशिया का विद्वान अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? मध्य एशिया का एक विद्वान था जिसका नाम क्या था? अलबिरूनी था। ये किसके साथ भारत आया था? तो ये भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसे महमूद गजनी भी कहा जाता है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ये 711 ईस्वी में हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कहाँ का था? तो ये अरब का था। कहाँ का? अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर बताना है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार तो ये उत्बी था। कौन था? ये उत्बी। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण जो महमूद गजनवी ने किया था वो किस अनुक्रम में किया था? तो पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। क्या हो जाएगा? मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? बताना है किस जाति के लोग इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ग्रीक जाति के लोग जो थे ये सम्मिलित नहीं थे। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में ग्रीक जो जाति के लोग थे ये लोग सम्मिलित नहीं थे। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? बहुजातीय सेना में कौन था जिसने कि हिंदुओं को भी नियुक्त किया था? तो ये कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? यानी सीधे तौर पर अगर पूछा जाए तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो ये महमूद गजनवी था। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनवी था। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? भारत विजय का सुल्तान महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य था? तो इसका एकमात्र उद्देश्य था धन संग्रह करना। क्या करना था? धन संग्रह करना था। वो धर्म के प्रचार या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण नहीं कर रहा था, बल्कि वो धन संग्रह के लिए आक्रमण कर रहा था। निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया अव्यक्तमक मोहम्मद अवतारह। तो ये अनुवाद था। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? तो ये मोहम्मद गजनी था। कौन? मोहम्मद गजनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? एक तरफ में संस्कृत मुद्रा लेख के साथ में चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए? तो ये कौन थे? तो ये महमूद गजनी थे। कौन थे? महमूद गजनी थे। सोमनाथ पर महमूद गजनवी या फिर गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था।
गुजरात सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में है। तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय चालुक्य या सोलंकी वंश का जो गुजरात में शासक था वो शासक कौन था? तो ये था भीम। कौन था? भीम। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो अंतिम आक्रमण भारत पर महमूद गजनी का तो ये 1027 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? निम्नलिखित में कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? तो ये कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आनंदपाल थे। कौन थे? आनंदपाल। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? क्या महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो ये था जयपाल। कौन था? जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांड में थी। कहाँ थी? उदभांड। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांड। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? लेनपुल ने कहा था। किसने? लेनपुल ने। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है क्या? तो कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये क्या हो जाएगा? चचनामा। क्या होगा? चचनामा। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था तो गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। खुसरो मलिक लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन था गजनी राजवंश का संस्थापक। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था महफूजा। क्या था? महफूजा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबिरूनी था। कौन था? अलबिरूनी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबिरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो अलबिरूनी के संबंध में इनमें से कौन है जो कि सही नहीं है? तो क्या है कि सही नहीं है ये बताना है। तो पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। सही है। वह संस्कृत का विद्वान था। अलबिरूनी जो था ये संस्कृत का भी विद्वान था। ये भी सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो ये भी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ये चीज क्या है? गलत है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बंगाल एवं बिहार पर किसने विजय प्राप्त की? तो ये कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था ये मोहम्मद गोरी का दास था और इसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति जो था, तुर्की सेनापति, तो ये कौन था? तो तुर्की सेनापति ये बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश
दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो हिंदू देवी की आकृति अंकित हो ऐसा सिक्का जारी करने का आदेश किसने दिया? तो ये मोहम्मद गोरी ने दिया। किसने दिया? मोहम्मद गोरी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर मिलता है? तो ये मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिलता है। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? 1192 में उत्तर भारत को जीतने वाला कौन था? तो ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो ये आक्रमण हुआ था मुल्तान में। कहाँ पर हुआ था? मुल्तान में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला कौन था? तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? तो ये जम्मू के शासक के साथ में मिल गया था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो कन्नौज पर किस वंश का शासन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गढ़वाल वंश का शासन था कन्नौज पर। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1197-98 का अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध। क्या होगा? 1197-98 के अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी की हत्या की। तो मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की? तो ये खोखर ने की। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की? खोखर। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है ये जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। तो सॉरी, हम लोग देखेंगे कि चंदावर का युद्ध जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गोरी के बीच में। जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में कौन सा राजा पराजित किया गया? तो ये राजा कौन था? ये था जयचंद। कौन था? जयचंद था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसने पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 में। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को युद्ध में पराजित किया था। निम्न में किसकी मृत्यु चौगन खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगन खेलने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलने के दौरान। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के संघर्ष किया? पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से किसने संघर्ष किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताजुद्दीन यालदौज। क्या होगा? ताजुद्दीन यालदौज। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के से संघर्ष किया? तो ये ताजुद्दीन यालदौज होगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? लाख बख्श किसे कहा जाता था उसकी उदारता के लिए? तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था उसकी उदारता के कारण। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसे हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम वंश का प्रथम शासक था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी ये कहाँ पर थी? तो ये थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो बताना है हमें कि ये कथन किसका है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। तो ये हसन निजामी का कथन है। किसका कथन है? हसन निजामी का। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये की थी किसने? विग्रह राज ने की थी। किसने? विग्रह राज ने की थी। ठीक है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू जो था ये नगरीय क्रांति थी। तो ये कथन जो है ये किसका है? तो ये एम हबीब का कथन है। एम हबीब का। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वो युद्ध बताना है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण जो था ये क्या था? तो राजनीतिक एकता का अभाव था। क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव था। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये पृथ्वीराज के लिए हुआ है। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वीराज प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? सल्तनत के सुल्तानों में किसने सबसे पहले अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली स्थानांतरित करने वाला सल्तनत का शासक जो कौन था राजधानी? तो ये है इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? नियमित सिक्के भी जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित की। तो ये शासक कौन था? तो ये है इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की जो राजधानी थी ये कौन सी थी? तो ये थी दिल्ली। सल्तनत के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? टका और जीतल जो कि सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के थे, इसका प्रचलन किसने किया था? तो इसका प्रचलन किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। सुल्तान इल्तुतमिश ने। 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया था? तो 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने चलवाया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था?
उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये शासक कौन था? इल्तुतमिश था। चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था ये इल्तुतमिश था। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? टका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया। 175 ग्रेन के चांदी के टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था ये। टकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने सबसे पहले सिक्कों पर यानी कि टकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा का प्रारंभ किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? निम्न में से किसके काल में आया था उत्तर पश्चिम सीमा में? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो इन लोगों ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। नजीमुद्दीन जुनैदी वजीर था। नजीमुद्दीन जुनैदी जो है ये वजीर था किसका? तो ये वजीर था इल्तुतमिश का। किसका वजीर था? इल्तुतमिश का वजीर था। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। किसे? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? इक्ता सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इक्ता प्रारंभ करने वाला, इक्ता प्रथा प्रारंभ करने वाले सबसे पहले जो थे वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमद उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? ठीक है, किसने? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमद उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रजिया। क्या होगा? रजिया। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो रजिया सुल्तान जो है ये 1236 ईस्वी में शासक बनी थी और 1236 से 1240 ईस्वी तक ये शासिका रही। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसमें किसका हाथ था सत्ताच्युत करने में? तो तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया था? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंशज का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये कौन होगा? तो ये होगा नासिरुद्दीन महमूद। क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो ये कथन जो है इल्तुतमिश से जुड़ा है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। यह कथन जो है इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो ये कौन हो जाएगा? ये इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन होगा? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी दी गई। रावत-ए-अर्ज की पदवी सल्तनत काल में किसे दी गई थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इमादुल मुल्क को दी गई थी। किसे? इमादुल मुल्क को। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? यानी कि दोआब की आर्थिक क्षमता को समझने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? भारत में
मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को किसने माना है? तो ये हो जाएगा आरपी त्रिपाठी ने, आरपी त्रिपाठी ने माना है। प्रथम इल्बरी शासक कौन था? तो प्रथम इल्बरी शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश प्रथम इल्बरी शासक था। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की? तो खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो प्रथम वैधानिक सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ये किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे? मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान ने जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करने वाला जो था ये था बलबन। कौन था? बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने आरंभ करवाया? तो ये बलबन ने आरंभ करवाया था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। किस पर किया था? फारसी पद्धति। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की, तो सजदा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी किसने? बलबन ने। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत बलबन ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने दीन ए इलाही की उपाधि धारण की थी। दीन ए इलाही की उपाधि। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन अपने को यानी कि खुद को अफरासियाब का वंशज मानता था। अफरासियाब का वंशज। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब खुदाई कहा? तो स्वयं को नाइब खुदाई कहने वाला कौन था? तो ये बलबन था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन था। तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए इसमें से कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा कारण है इसको पहले देखते हैं। विदेशी आक्रमण का भय, तो सही बात है, उसे विदेशी आक्रमण का भय था। आंतरिक विद्रोह का भी भय था और भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उसका कमजोर स्वभाव इसका कारण नहीं था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाने वाला सल्तनत शासक बलबन था। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया? तो तुर्कान ए चिहलगानी का दमन करने वाला कौन था? तो बलबन था और इसको स्थापित करने वाला इल्तुतमिश था। लेकिन इसका दमन करने वाला तुर्कान ए चिहलगानी का दमन करने वाला कौन था? तो ये बलबन था। इसके आगे देखेंगे कि बलबन को सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। तो इसका मूल स्रोत क्या है? तो बरनी है। क्या है? बरनी। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला जो बंगाल का गवर्नर था वो था तुगरील खां। कौन था? तुगरील खां। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो ये कौन था? तो ये था बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है?
यानी कि बलबन के संबंध में गलत कथन हमें बताना है। तो उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, सही बात है। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है। उसने नायाब खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो ये गलत है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है ये इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, डैश बलबन था, तो इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिए? तो ये कौन था? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग जो है ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था रक्षा विभाग से। किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की जो स्थापना है ये बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। बकाया लगान की वसूली के लिए। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध है ये भू राजस्व से था। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध भू राजस्व से था। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है इसके लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का। तो इसका क्या था? तो ये हो जाएगा कि सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के गल्ले का भाव निश्चित करने से। क्या होगा? सभी प्रकार के गल्ले का जो भाव है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सभी प्रकार के गल्ले का भाव निश्चित करने से। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? बाजार नियंत्रण से कौन सा संबंध नहीं था? तो दरोगा ए मंडी। क्या होगा? दरोगा ए मंडी जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से किस एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? किसे एक अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो ये दीवान ए रियासत था। दीवान ए रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार जो है वो किस सुल्तान ने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत जो है ये किसने दिया है? तो अमीर खुसरो ने दिया है। किसने? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो उस समय उस पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश का। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। यानी कि दक्षिण को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? क्या बोल रहा है कि उत्पादन या फिर उपज का 50% तक भू राजस्व के रूप में वसूलने वाला शासक कौन सा था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि जो है
ये किसके शासनकाल में अधिक विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी, तो उससे उत्पन्न पुत्र कौन था? तो शिहाबुद्दीन उमर था। शिहाबुद्दीन उमर। निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? राय रायन की पदवी दक्षिण के किस राजा को मिली थी? तो ये मिली थी रामचंद्र देव को। किसे? रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इसके साथ था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ कौन था? तो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? इसका सही जवाब होगा मिफ्ता उल फुतूह। क्या होगा? मिफ्ता उल फुतूह। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो मिफ्ता उल फुतूह में किया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया। किसने धारण किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, वरना वो नया धर्म चलाना चाहता था। तो ये अलाउद्दीन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मरणोपाधि धारण की थी? मानोपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की मानोपाधि किसने धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहा था? खुद को दूसरा सिकंदर किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो ये कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? तो ये विवरण इसामी तथा बर्नी ने दिया है। किसने? इसामी तथा बर्नी ने। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया था? तो इसे हम लोग देख चुके हैं। ये क्या होगा कि ये हो जाएगा इसामी तथा बर्नी। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो 9 मुसलमान कौन थे? तो दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, ये कौन थे? ये 9 मुसलमान थे। दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो ये करने वाला मलिक काफूर था। निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो ये 4 खां कौन है? अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खां। अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खां। निम्न में से किसने 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो 1000 दिनारी की पदवी मलिक काफूर को दी गई थी। किसे? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, वो कौन था? तो वो था जफर खां। निम्न में से किसने कहा था उसे शरा की चिंता नहीं है? उसे शरा की चिंता नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि उसे शरा की चिंता नहीं है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कथन कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? लूट में प्राप्त धन का 80% लेने वाला शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी।
1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो किसकी सेना को परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये क्या थी? सिंधु नदी थी। क्या थी? सिंधु नदी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? तो ये बना था गाजी मलिक। कौन बना था? गाजी मलिक। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी या गृहकर? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार के इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? यहाँ से वो समरकंद ले गया। कहाँ? समरकंद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया? खिजराबाद किसने किया चित्तौड़ का नाम? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया देवगिरी को। इसके बाद है नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। किसने किया था सेना का गठन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इस प्रकार से मिडाइवल हिस्ट्री से यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा, उसको कवर किया। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।